कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश में कथावाचकों पर हुए बवाल का मामला अब सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। इटावा में यादव कथावाचकों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पैसे के लेन देन पर पहुंच गया है। इस मामले में अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य कथावाचकों पर सवाल तक उठा दिए हैं। अखिलेश यादव यहां तक कहते हुए नजर आए हैं कि अंडर टेबल भी पैसे लिए जाते हैं। 50 लाख फीस लेते हैं तो आम लोग इन कथावाचकों को कैसे बुला पाएंगे। सीधे तौर पर अखिलेश यादव धीरेन्द्र शास्त्री समेत देश के चर्चित कथावाचकों को निशाने पर ले गए हैं और जिसके बाद अब तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पिताजी की जात बता दो, आप यहाँ बताओ। पहले तो हमारी कोई जात नहीं है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए अखिलेश के इस बयान के बाद सियासत का हवन शुरू हो गया है। कथावाचक पर क्लेश का नया सियासी चैप्टर खुल गया है। इस चैप्टर में अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी जुड़ गया। अखिलेश यादव के नए आरोप के बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कथावाचक कथावाचन के लिए लाखों लाख ले रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हीं कथावाचकों में से एक हैं? क्या कथावाचक अंडर टेबल पैसा वसूलते हैं? ये सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद पूछे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कथावाचक पर पूछे गए सवालों के दो टूक जवाब देकर नया विवाद सुलझा दिया है। वो खुलकर कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक कथावाचन के लिए 50 लाख रुपए तक लेते हैं। ऐसे में उन्हें कौन बुलाएगा? क्या किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर बुला ले? कथावाचक वाले क्लेश पर कैश कनेक्शन बताकर अखिलेश ने सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री और बड़े कथावाचकों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कथावाचकों खासकर धीरेन्द्र शास्त्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। कथा के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। शास्त्री को कथा के लिए बुलाने की हैसियत नहीं। कई कथावाचक अंडर टेबल रकम भी वसूलते हैं। कथावाचक कथा कहने के लिए पैसा दक्षिणा के तौर पर लेते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अखिलेश के बयान के बाद सवाल अंडर टेबल पैसा लेने का है, जिसने इस कथा को कलंक कथा बना दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने इटावा के दोनों यादव कथावाचकों का बचाव किया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि भगवत कथा कहने का अधिकार सभी को है। 2 दिन पहले बाबा बागेश्वर ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही थी, लेकिन लगे हाथ उन्होंने इटावा के कथावाचकों के नाम का जिक्र किए बगैर सवाल भी उठाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरी जाति के नाम का सहारा लेकर कथावाचन को भगवान के साथ धोखा बताया। इटावा में भगवत कथा वाचन करने वाले 2 यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद यादव समुदाय के लोगों ने जबरदस्त हिंसा की तो कुछ लोगों ने गैर ब्राह्मण के कथा वाचन पर सवाल उठाए।
दोनों यादव कथावाचकों से मारपीट को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाए थे। किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे विवाद की जड़ इटावा की वो घटना है जिसमें 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की गई थी। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवाया और जाति सूचक टिप्पणियां की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों का समर्थन किया। उन्होंने कथावाचकों को सपा कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया, आर्थिक मदद भी दी और एक नया हारमोनियम भेंट किया। अखिलेश ने इस घटना को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अन्याय करार देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद कथावाचक की लड़ाई यादव बनाम ब्राह्मण हो गई। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसमें नया एंगल, कैश का नया चैप्टर जोड़ दिया है, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इटावा मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश यादव पर मजहबी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है। इसीलिए कथावाचक की जाति से शुरू हुए विवाद को रोज कोई न कोई हवा दे रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर सवाल उठा रहे हैं, पैसे लेकर कथावाचन का आरोप भी लगा रहे हैं। अखिलेश के इन आरोपों की सच्चाई जानने जब न्यूज इंडिया की टीम बागेश्वर धाम पहुंची तो श्रद्धालुओं ने पैसे की बात से साफ इनकार कर दिया। बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना था इस दौरान, अब हम आपको वो सुनवा देते हैं। हम लोग तो श्रद्धालु हैं और ऐसा हमें आज तक कभी भी ना तो देखने को मिला है ना सुनने को मिला है। बागेश्वर धाम पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ सब निःशुल्क ही रहता है। चाहे आप मां अन्नपूर्णा भंडारे में चले जाएं, ऊपर मंदिर दर्शन के लिए सभी प्रकार की सभी सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क रहती हैं।
लोग आते हैं बड़े ही भाव से, श्रद्धा भाव से आते हैं। शनिवार मंगलवार आते तो डेली हैं, लेकिन शनिवार मंगलवार को बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। नहीं, वो झूठ है। झूठ है? क्या झूठ? ऐसा कोई है नहीं, पैसा की झूठ है। वो कोई एक पैसा नहीं लेते हैं, जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और वो इस पाप के भागीदार बन रहे हैं ये बोल के। तो अब जरा ये भी जान लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है कौन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। दादाजी भगवान दास को अपना गुरु बताते हैं। वो दादाजी सिद्ध संत और निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। दादाजी की तरह ही वे भी अपना दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगती है। लोग लाल कपड़े में नारियल बांध करके अर्जी लगाते हैं। दावा है कि हनुमान जी और सिद्ध दादाजी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और कथा के दौरान लोगों के मन की बात वो बता देते हैं। भंडारे और गरीब कन्याओं की शादी भी कराते हैं। 8वीं क्लास तक पढ़े हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन जिस तरीके का उन्हें आत्मज्ञान है और ऐसे में लोगों की वो मदद करते हैं, इसके लिए वो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं। तो कथावाचक विवाद की शुरुआत इटावा के दादरपुर गांव से हुई, जहां आरोप यह है कि कुछ ब्राह्मणों ने कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों से मारपीट की थी। कथावाचक मुकुटमणि सिंह का आरोप आखिर क्या है, आपको वो बता देते हैं। देखिए, दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं, तो मुझ पर दलित होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे, और साथ ही साथ जिस तरीके का आरोप मुकुटमणि की ओर से लगाया गया, तो उन्होंने कहा था कि इस बात का मुद्दा बनाया गया कि वो ब्राह्मण नहीं, वो यादव है। और इसके बाद 50 अज्ञात लोगों ने मुझे लात, घूसे, जूते और चप्पलों से पीटा। ये दावा मुकुटमणि का हम आपको बता रहे हैं। गांव वालों के सामने उन्होंने ये भी कहा कि गांव वालों के सामने चोटी काट दी गई और सिर तक मुंडवा दिया गया है। एक महिला के पैर पर नाक भी रगड़वाई गई। हमारे साथियों के साथ भी मारपीट की गई, उनका भी सिर मुंडवाया गया। तो ये आरोप जिस दौरान मुकुटमणि यादव की ओर से लगाए गए, ऐसे में इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने तीखे प्रहार किए, जिसके बाद जब अखिलेश यादव ने इस मौके को लपका, तो अखिलेश यादव अपना सियासी पिच सेट करने का ये सही वक्त उन्होंने चुन लिया और तुरंत इसमें जाति वाला एंगल निकाल दिया। अब अखिलेश इसमें कैश वाला एंगल देकर के तमाम बड़े कथावाचकों को घेरने का काम कर रहे हैं और इसके जरिए सनातन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश का यह आरोप है कि कई कथावाचक लाखों रुपए लेकर के कथा कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक को अपने घर पर बुलाने के लिए कईयों के पास पैसों की हैसियत नहीं होती है कि वो इतने पैसे दे सके जितने की इनकी ओर से डिमांड की जाती है, ये कहना है अखिलेश यादव का। लेकिन आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे भी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम आपको बता दें कि देश के कुछ चर्चित कथावाचक एक कथा के कितने फीस लेते हैं, इसकी सुर्खियां जिस तरीके से सामने आई जब ये लाइमलाइट में आई ये बात, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि हम आपको पहले ही बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित एक आंकड़ा है, जो कि कई रिपोर्ट के जरिए हमने जानकारी जुटाई है ताकि आप तक इसे पहुंचाई जा सके। क्योंकि अब अगर ये मुद्दा उठा है तो लाजमी है कि इस मुद्दे से पर्दा उठना भी जरूरी हो जाता है, ताकि आम लोगों को भी ये पता चल सके कि क्या वाकई लाखों लेकर के और कथा वाचन की जाती है इन कई ऐसे बाबाओं की ओर से। तो देखिए, जया किशोरी युवाओं में खासतौर पर ये लोकप्रिय मानी जाती हैं। जया किशोरी की फीस भी लाखों में बताई जाती है। इनके एक महंगे हैंडबैग को लेकर भी खासा विवाद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नाम आता है पंडित प्रदीप मिश्रा का। रिपोर्ट के मुताबिक एक कथा के लिए 17 से 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं और अब इसके बाद अगला नाम धीरेन्द्र शास्त्री का है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि अपने दिव्य दरबार के लिए खासतौर पर प्रसिद्ध हैं, ये भी कथा
माफ कीजिएगा, ये भी कथा के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और इसके बाद अगला नाम आता है इस लिस्ट में देवकीनंदन ठाकुर का। देवकीनंदन ठाकुर मथुरा के इस कथावाचक को देश के सबसे लोकप्रिय और महंगे कथावाचकों में गिना जाता है। हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन मिली हुई जानकारी के मुताबिक उनकी एक कथा की फीस लाखों रुपए तक की हो सकती है, ऐसा दावा किया जाता है। अनिरुद्धाचार्य की अगर बात करें तो ये भी अपनी मधुर वाणी और भक्ति भरे प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। इनकी फीस भी लाखों में बताई जाती है और खास तौर पर आपने अनिरुद्धाचार्य के ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जो कि खासा वायरल भी होती है और इस वजह से इनकी डिमांड भी इन दिनों खास तौर पर बढ़ती हुई देखी गई है। देखिए, ये आंकड़े कई ऑनलाइन स्रोतों पर आधारित है, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी नहीं की जा सकी है। और इसके अलावा कथावाचकों को आयोजनों में भोजन, आवास और अन्य कई सुविधाओं के साथ साथ दान, दक्षिणा, उपहार भी मिलते हैं, जो कि उनके आय को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर देता है। यानी आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया है, इसमें उन्होंने कई एंगल निकाल दिए हैं। और एंगल इस वजह से भी निकल करके सामने आ रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बाबा बागेश्वर ऐसे नहीं है जो कि 50 लाख रुपए तक की वो रिश्वत ले लेते हैं, वो टेबल के नीचे से पैसे ले लेते हैं, सामने भले चाहे मना कर दिया जाए, या फिर उनके कोई चेले रहते हैं जो कि पैसे लेने के बाद से ही वो कथा करने के लिए जाते हैं। हालांकि जब न्यूज इंडिया की टीम वहां पहुंची मौके पर और इस बात का खंडन करने का हमने प्रयास किया, तो कई लोगों से बातचीत में ये पता चला कि जो दावा, जो आरोप लगाया गया है, वो आरोप सरासर गलत है। हालांकि कई ऐसे कथावाचक हैं जिनको लेकर के ये कयास लगाए जाते हैं, यानी कि अजम्पशंस होते हैं कि वाकई इनकी फीस लाखों में होती है। यानी हर किसी के बस की नहीं है इन कथावाचकों को अपने घर पर बुलाना, और यही आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। कथावाचक कथा कहने के लिए पैसा दक्षिणा के तौर पर लेते हैं, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन अखिलेश इटावा कथा कांड पर अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है, ये उनकी ओर से कहा गया था। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ पीडीए को साधने के लिए तो अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीडीए पर उनकी नजर इस वजह से भी है क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि आखिर जब तक पीडीए को वो साधेंगे नहीं तो 27 का चुनाव पर जिस तरह वो बाजी लगाना चाह रहे हैं, क्या ये उनके लिए सफल साबित हो पाएगा? तो अखिलेश यादव इसमें खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं ताकि पीडीए को वो साध सके। 27 के लिए मिले फ्री हिट के जरिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जीत का वो पिच तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो कि साधु संतों पर बयान देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं, और इसी के जरिए वो ब्राह्मण समाज पर सवाल भी उठा रहे हैं। अब इसके पीछे की अखिलेश की आखिर मंशा क्या है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, दरअसल ये सारा मामला जाति समीकरण को साधने की कोशिश है और इसी के जरिए 2027 के पिच तैयार करने की भी है। यानी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहां पर 17 से 19% तक सवर्ण वोटर रहते हैं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं, और इनमें ब्राह्मण 10% है, राजपूत 5% है, वैश्य 2% है, भूमिहार 2% और अन्य जातियां भी इसमें शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 42 से 43% ओबीसी वोटर्स हैं। अब इनमें 10% यादव हैं, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुजर 2%, निषाद, केवट, मलाह 4% और अन्य 6% जातियां शामिल हैं। तो ये पूरा गणित है उत्तर प्रदेश का, जिसको साधने की खूब जोर आजमाइशें अभी से हो रही हैं ताकि 2027 के उस लक्ष्य को भेदा जा सके। सवर्ण के वोट बैंक पर पिछले 10 से 15 सालों से बीजेपी की एक तरफा पकड़ रही है। ओबीसी की बात करें तो फिर इस समूह का वोट बटा हुआ है। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी और एनडीए की बराबर की पकड़ इस ओबीसी वोट बैंक पर है। जहां तक ब्राह्मण और यादव का सवाल है तो दोनों की आबादी आंकड़ों में बराबर है। यूपी में ब्राह्मण भी 10% हैं और यादव की संख्या भी 10% की है। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं। अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर लंबे समय से यह आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश को
इटावा का मुद्दा मुफीद समझा और उन्होंने तुरंत ही इसे लपक लिया और इसके जरिए 2027 का पिच सेट करने में वो जुट गए। अब क्या कथावाचक का मुद्दा अखिलेश ने वाकई लपका है, आपको वो भी समझाते हैं। देखिए, 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% एसपी को मिले थे, यानी कि समाजवादी पार्टी को मिले थे। साल 2007 में यादवों के 10% वोट बीजेपी को और 68% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, जबकि 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को मिले। समाजवादी पार्टी को महज 6% ब्राह्मणों ने तब वोट किया था। तो साल 2022 में यादवों की बात करें तो 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। यादव वोट पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है और उम्मीद अखिलेश यादव को अब यादव समाज को साधने के साथ साथ वो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि अगर सवर्णों को भी साध सके किसी भी तरीके से, किसी भी तर्ज पर, तो फिर कथावाचक का मुद्दा कोई खराब थोड़ी है। अब यही वजह है कि कथावाचक के इस विवाद को जातीय रंग देकर के यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है। साल 2027 की पिच को सेट करने की तैयारी की जा रही है, यानी 2027 के लिए आप समझ सकते हैं कि अभी समय जरूर है, लेकिन इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये समय अभी भी कम है। और 2027 के लिए खास तौर पर इस वक्त अखिलेश यादव अपने आप को बहुत मजबूती के साथ सबके सामने पेश करना चाह रहे हैं। एक तरफ जहां पहले से अखिलेश यादव पीडीए का राग अलापते रहते हैं, उनका यह दावा रहता है कि पीडीए के बारे में अभी तक ये सरकारें नहीं सोच रही हैं। पीडीए के हित का अगर कोई सोचता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। लेकिन अब एक और नया मुद्दा उन्हें मिल गया है, यानी कि कथावाचक को लेकर और कथा वाचन को लेकर। कथावाचक का मुद्दा इस वजह से भी क्योंकि उन्होंने इसमें भी भेदभाव का आरोप लगाया। इसमें भी उन्होंने कहा कि आम जनता भी आखिर किसी को अपने घर पर कैसे बुलाए जब एक कथावाचक अगर 50 लाख तक की फीस अपने लेता है, और वो भी ये कह करके कि ये तो चंदा है या आप दान दे दीजिए। और आप सोचिए कि क्या यह आम व्यक्ति के लिए वाकई उचित राशि है किसी भी कथावाचक को देना? क्या वो वाकई इतनी रकम जोड़ पाएंगे बाबा बागेश्वर को अगर वो बुलाना चाहे तो? ऐसे में अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं रुके, उनका ये कहना था कि देखिए कथावाचकों में भी इस वक्त कंपटीशन है। ये हम देखते हैं कि किस तरीके से एक तबका ऐसा है जो बहुत मजबूत है, जो लाखों में खेल रहा है। कुछ ऐसे कथावाचक है जो कि चंद रुपए लेकर के कथा कर देते हैं। लेकिन अब इसमें भी उन्होंने जाति का एंगल इस वजह से दे दिया क्योंकि इटावा का मुद्दा आपको याद होगा कि किस तरीके से मुकुटमणि यादव का नाम सामने आया था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ब्राह्मणों के गांव में वो कथा करने चले गए थे, जबकि वो है यादव। और इसी वजह से ब्राह्मणों ने उन्हें सबसे पहले पकड़ा, उनकी चोटी काटी, उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। यह आरोप मुकुटमणि की ओर से ही लगाया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ब्राह्मणों ने उन्हें धमकी तक दी कि हमारे गांव में आज के बाद से कोई भी यादव कथा करने नहीं आ सकता है, और अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर अंजाम और बुरा होगा। और इसके साथ साथ में कई और भी आरोप लगे थे, जिसके बाद से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, लपका, और अब वो इसी के साथ 2027 की सियासी पिच को सेट कर रहे हैं। हालांकि ये पिच कितनी तैयार होती है 2027 तक, इसका इंतजार हर किसी को है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव की आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है।